नमस्कार साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। हम हल करने जा रहे हैं आज स्थापना एवं तर्क के पुराने परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो अब तक हमने नवंबर 2017 तक के इस पेपरों में 2004 से लेकर नवंबर 2017 तक के जितने पेपरों में जितने भी स्थापना और तर्क के प्रश्न पूछे गए उन सभी को हल कर लिया था। अब हम हल करने जा रहे हैं 8 जुलाई 2018 के प्रश्न पत्र में पूछे गए स्थापना और तर्क के प्रश्नों को। इसके माध्यम से हम हमारी आगामी जो परीक्षा है नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा उसकी तैयारी कर रहे हैं। इनको हल करने का तरीका मैंने आपको बताया कि पहले और कथन और दूसरे कथन में ये चेक करना है कि दोनों का मूल भाव एक ही है अथवा विरोधी भाव प्रदर्शित करते हैं। यदि दोनों कथनों में एक दूसरे का विरोध है तो उसमें एक कथन सत्य होगा और दूसरा असत्य। यह जानने के लिए हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए और या फिर अपनी बुद्धि विवेक के आधार पर भी हम इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण निबंध जैसे शुक्ल का कविता क्या है, नामवर सिंह का साहित्य संस्कृति सौंदर्य, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और जब हम पढ़ते हुए क्रमबद्ध रूप से पढ़ने के साथ साथ समझते हुए भी चलेंगे तो इन प्रश्नों को आसानी से हल कर लोगे आप। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। स्थापना है, जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछ रूप व्यापार हमें रसात्मक भावों में मग्न करते हैं, उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है, यानी आनंददायी होता है। बिल्कुल भूतकाल की अच्छी बातें भी हमें आनंद देती हैं। कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थित हो जाती है। सही बात है। न हमें वो पूर्व की स्मृति से कोई शारीरिक सुख मिल सकता है क्योंकि वो तो बीत चुका, और ना उससे कोई हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है क्योंकि वो तो बीत चुका, लेकिन फिर भी भाव क्षेत्र में स्थित है, हमारे मन मस्तिष्क में वो अंकित होकर हमें आनंदित करती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। दोनों ही सही हैं। साहित्य रचना करते ही मनुष्य ही रचना करते हैं। किसके लिए? मनुष्य के लिए, पढ़ने के लिए। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसको अभी जस्ट हमने 2017 वाले पेपर में इसको देखा है, जो इससे पहले जो प्रश्न हल करे, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। दोनों ही कथन सही सत्य हैं। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है, अर्थात प्रगतिवाद है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। दलित साहित्य नहीं, दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद नहीं है, यह गलत बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है, दलित साहित्य में नहीं। वर्ग संघर्ष का विरोध ये साहित्य, तो दोनों ही कथन यह गलत हैं। मार्क्सवाद का तो शोषक और शोषित दो वर्गों में उसको विभक्त करके प्रगतिवादी विचारधाराओं से उसका संबंध है। दलित साहित्य का इससे संबंध नहीं है, तो दोनों ही कथन यह गलत है। आगे देखते हैं, इसको मोड़ना पड़ेगा। इस पेपर में लगभग 20 प्रश्न पूछे गए थे स्थापना और तर्क वाले। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इतने प्रश्न एक ही उसके हैं तो आपको उनको समझना, बार बार प्रैक्टिस करना जरूरी हो जाता है। और देखिए, इनके लिए कोई अलग से बुक आपको नहीं मिलेगी, आपकी प्रैक्टिस है। तो अब आपको तकलीफ ना हो तो इसके लिए मैं यही कर सकती हूँ कि एक जगह आपको ये सब संकलन करके दे दूँ इन प्रश्न पत्रों में से आए हुए इन प्रश्नों का। वो मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से कर दिया, बहुत बैठ के, बहुत मेहनत से आपके लिए एक रजिस्टर बनाया। हालांकि मेरे पास तो वो बुक भी अवेलेबल है जिसमें से मैंने आपको पुराने प्रश्न पत्र करवाए, लेकिन फिर भी आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो पाए इसलिए मैंने एक रजिस्टर में अलग से ये प्रश्न पत्र आपके लिए लिखे हैं। आपने देखा होगा प्रश्न, तो कम से कम आप वो देखें जरूर, लाइक जरूर कर दें, कमेंट उस पर अवश्य करें कि आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी है। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनता ही है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ। अब आप लोग कितना ग्रहण करते हैं इससे ये डिपेंड करता है आप लोगों पर, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय भी लगता है लिखने के लिए विशेषतः।
चलिए बढ़ते हैं। अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। जी नहीं, अस्तित्ववाद तो केवल व्यक्तिगत दर्शन है, पूरे समाज के हिसाब से नहीं। तो पहला कथन गलत है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आजादी का पक्षधर है। सही बात है, अस्तित्ववाद व्यक्ति की बात करता है, समाज की बात नहीं करता। आगे बढ़ते हैं। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अंतः प्रकृति में निहित संचय नहीं है। ये गलत बात है, क्योंकि संस्कार जो होते हैं ना, वो अंतः प्रकृति में संचित होते ही हैं, उन्हें ही तो वंशानुक्रम से चलते आते हैं संस्कार। ऐसा तो नहीं है कोई नई चीज अचानक प्रकट हो गई। तो ये पहला वाला कथन गलत है। इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पुष्ट है। गलत है, दोनों ही बातें गलत हैं। अब आगे का देखते हैं। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांधीर्य आदि भावना का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। गलत बात है, बिल्कुल ही गलत कथन है। काव्य का श्रोता या पाठक वो केवल उसी के हृदय से संबंध नहीं रखते, बल्कि वो तो लोक हृदय से संबंधित रखते हैं, सभी के हृदय से संबंधित रखते हैं। जो कह रहा है उसका भी हृदय से, और जब व्यक्ति इसको उसी भाव में ग्रहण करके रस की अनुभूति करने लगता है, आनंद की अनुभूति करने लगता है, तभी तो काव्य सर्व सफल होता है, काव्य रचना। तो ये पहले वाला कथन गलत है, क्योंकि उपर्युक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। यह बात सही है, क्योंकि ये मनुष्य मात्र यानी सब मनुष्यों की भाव सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं। ये सही है। पहले कथन से विपरीत अर्थ दे रहा है दूसरा कथन, तो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सत्य है। आगे देखते हैं। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। यह गलत है, क्योंकि पूर्णकालिक नाटक को काट छांट कर नाट्य कार्य में नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। दोनों ही कथन गलत हैं। पता नहीं दूसरे कथन को तो चलिए ठीक है, लेकिन एकांकी को हम पढ़ चुके हैं और हम देख चुके हैं कि ये नाटक का लघु संस्करण नहीं होता, बल्कि नाटक के कई अंक होते हैं, और एक छोटी सी घटना या एक अंक का जो नाटक होता है उसे एकांकी कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काट छांट करके आप इसे कुछ बना दोगे। दोनों के अपने अपने विशेषताएं, अपना अपना महत्व है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे जो ये लिख रहा है ये गलत लिख रहा है। बाकी नाटक क्या है, एकांकी का क्या है, इसको हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक में हम पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हिल्लोलित कर सकता है। दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है, एक ऐसा संवेदन है जो दृष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिल्लोलित होने की योग्यता देता है। ये तो वही बात है जो जस्ट पहले वाले प्रश्न में समझाई, कि जो सामने वाला व्यक्ति जो दिखा रहा है, जो प्रस्तुत कर रहा है, यदि उससे हम आनंद प्राप्त कर पाते हैं तो तभी तो हमारा दिल में हिल्लोल उठती है ना। कुछ बहुत मधुमोहक मनमोहक प्रस्तुति दी जा रही है तो हमारे दिल में भी हिल्लोलें उठने लगती है, उमंग और आनंद की, क्योंकि दृष्टा और दृष्टव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। सही बात है, उसका मन और हमारा मन जब एकाकार होता है, अंतर्निहित है, एक ही तत्व अंतर्निहित है। दोनों ही बातें, क्योंकि भाव तो सभी के अंतर्गत रहते ही हैं। विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों का आश्रय और आलंबन पाकर वह जग जाते हैं। रस की स्थिति तो होती ही है। रस सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो उसको खूब अच्छी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी ये दोनों ही कथन सही है। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, यह गतिशील पाठ है। सही बात है, क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। दोनों ही सत्य है। आगे देखते हैं। कविता में चित्रित प्रेम निजी होता है, क्योंकि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। दोनों ही बात गलत है। बार बार इसकी पूर्व के प्रश्न पत्रों में भी मैंने व्याख्या करी है। भाई कविता में चित्रित प्रेम निजी हो ही नहीं सकता। घनानंद के काव्य में जो प्रेम की पीड़ा है वो सभी प्रेमियों के प्रेम की पीड़ा है। केवल घनानंद की पीड़ा कैसे हो सकती है? सामाजिक भाव नहीं है भाई, सामाजिक भाव है, तभी तो इतना श्रेष्ठ कविताएं हमें याद रखती हैं। जब भी कोई परिस्थिति होती है उसके अनुसार दो पंक्तियां हिंदी साहित्य के स्टूडेंट से हाल निकल जाती हैं मुंह से। कैसे? क्योंकि सामाजिक भाव होता है भाई उनमें। अच्छा जो भाव, जिस स्थिति में, जो परिस्थिति में जब दुख होता है तो सभी व्यक्तियों को दुख होता है। अगर कोई गलत
कैसे बताओ, यदि चोट लग जाती है, कोई गलत बात हो जाती है तो दुख सबको ही होता है, ठीक है, और अच्छी बात है तो सभी को अच्छी लगती है। खैर शायद ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है, पर आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। सही, क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। यह गलत है। आगे बढ़, श्रद्धा में कारण, इसको फिर मोड़ लेते हैं, पेपर को सही से फिर दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलम्बन अज्ञात होता है। बिल्कुल गलत बात है भाई, श्रद्धा में अनिर्दिष्ट और आलम्बन अज्ञात कैसे हो जाएगा? जब आलम्बन अज्ञात हो जाएगा, जब हमें आलम्बन का नहीं पता होगा तो श्रद्धा किसके प्रति हमारी जगेगी, है ना, भगवान के, मान लीजिए राम भगवान के प्रति, तो आलम्बन तो होगा ना, तभी तो। जब हमें अज्ञात हो जाएगा तो फिर श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। सही है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कुछ जो महत्वपूर्ण निबंध है छायावाद को लेकर हैं, और श्रद्धा और भक्ति निबंध है शुक्ल का, कविता क्या है, नंद दुलारे वाजपेयी के कुछ प्रसिद्ध निबंध हैं, लोक मंगल का विधान, ये सारे जो अच्छे अच्छे निबंध हैं वो सब आप यदि पढ़ लेते हैं कहीं से भी, तो फिर आपको इन प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। वैसे कुछ मेरे पास है, अवेलेबल है, मैं आपको भी पढ़ा दूंगी, क्योंकि अभी तो पेपर आगे खिसक गया, तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं हम। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। गलत, क्योंकि छायावाद में तो हम पढ़ चुके हैं कि रहस्य की अनुभूति होती है, अज्ञात के प्रति इसमें एक भाव पाया जाता है, तो ये गलत है। इसलिए उसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है, यह भी गलत है। भक्ति को भक्ति को पुरानुक्ति ईश्वरे कहा गया है, इसलिए भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है। सही है, यानी भक्ति को साध्य स्वरूपा माना गया है, भगवान के समान ही महत्व दिया गया है। सहा पुनरुक्ति ईश्वरे वह सा वह भक्ति के ही, ईश्वर के ही बराबर उसको महत्वशाली माना है, भक्ति को भी, यानी भक्ति की जो पद्धति है उसको भी ईश्वर के समान महत्व दिया गया है, साध्य स्वरूपा बताया गया है, यानी भक्ति ही ईश्वर को साधने के स्वरूप में है, या भक्ति ही ईश्वर के समान माना गया है, भक्ति के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, तो भक्ति का भी बहुत महत्व माना गया है। राम 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 जपते रहना भी काफी महत्वशाली माना है। भक्ति की जो भी परंपराएं हैं, श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध से देखिए, शायद ये दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में मिल जाएं, तो उसको पढ़ेंगे। देखते हैं, कल निकाल के रखती हूँ मैं वाली बुक, श्रद्धा और भक्ति निबंध, हमारे शायद वर्तमान में कोर्स में भी है, उसको देखते हैं। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। सही है, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है, और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। कल्पना और प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध सही है, दोनों ही कथन सही है। आगे देखते हैं, स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। छायावाद और रहस्यवाद का ये गलत है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। सही, क्योंकि द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। सही है, पहले वाला गलत है। अद्वैतवाद आत्म तत्व का विस्तार है। सही है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। गलत, पृथक सत्ता को द्वैतवाद यानी दो स्वीकार करता है, अद्वैत तो एक यानी मिलन की स्थिति का पोषक है, इसको हम पढ़ चुके हैं अभी पूर्व में ही। आगे देखते हैं, आधुनिकता कोई शाश्वत मूल नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। सही बात है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। सही है, जब बदल के आदिकाल के बाद भक्ति काल आया तो उन लोगों के लिए वह आधुनिक काल था, और रीति काल वालों के लिए वह आधुनिक काल था, और अब हमारे लिए वो आधुनिक काल है। हमसे आगे आने वाली पीढ़ी आएगी तो उसके लिए ये जो अब 2020 का समय चल रहा है ये आधुनिक काल होगा। ये
पुराना हो जाएगा और उसका जो काल होगा वो आधुनिक काल होगा। आगे बढ़ते, देशभक्ति, सांस्कृतिक राग, चरित्रों की उदात्तता, भाषक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। सही है। साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाट्य एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती हैं। गलत है। देखिए, उन्होंने पाश्चात्य उससे भी कुछ विचार ग्रहण करें, लेकिन पूर्णता उसमें वो उसको हम ये कह दें कि उसमें जो है उसके नाटक की विशेषताएं मिलती हैं, तो यह गलत है। इस प्रकार हमने देखा कि स्थापना और जो तर्क वाले प्रश्न हैं इनको हम अपने विवेक से, है ना, हल कर सकते हैं आसानी से। ये है, बहुत कठिन नहीं है इनको हल करना, लेकिन इनको समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इसका एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप पहले जो अन्य प्रश्न है उनको हल कर लें। यदि एक बार में आपको प्रश्न आ रहा है उसको हल करते जाएं, नहीं आ रहा तो छोड़ दें। जो जल्दी जल्दी जो प्रश्न आ रहे हैं उनको हल कर लें पेपर में पहले, और फिर जो समय बचे ना उसमें इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के अच्छे से एक एक शब्द को पकड़ते हुए हल करें, ताकि सही अर्थ आप ग्रहण कर पाएं। हाँ का नहा भी हो गया तो विपरीत अर्थ देगा। अब इसके बाद आता है जुलाई 2018 का हमने हल कर लिया। इसके बाद ये दिसंबर 2018 वाला प्रश्न पत्र है, तो ये चैनल पर उपलब्ध है पूरा प्रश्न पत्र। लेकिन स्थापना और तर्क के इसमें एनटीए नेट द्वारा आयोजित ये पहला जो है पेपर है, एनटीए नेट द्वारा आयोजित पहला पेपर है। तो इसमें ये जो स्थापना और तर्क वाले प्रश्न इसमें 20 पूछे गए थे, तो काफी महत्व रखते हैं। 20 प्रश्न तो बहुत होते हैं। तो आइए देखते हैं। वे कथन जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति रही है। देखिए, सही बात है कि जो कथन आज अमूर्त हैं, जिनको हम आज जिन विचारों को नहीं देख सकते, लेकिन आरंभ में तो अनुभूत थे, लेकिन आरंभ के लोगों ने उनको अनुभव किया था, ठीक है, तभी तो वो हम तक पहुंचे। तो पहली बात सही है, लेकिन भाषा की मूल प्रकृति सादृश्य विधान नहीं रही, क्योंकि सादृश्य विधान यानी एकदम आपके समक्ष उपस्थित हो वो चीज, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाषा को हमने परंपरा के द्वारा सीखा है। परंपरा से मतलब अनुकरण के द्वारा हम भाषा को सीखते हैं। तो ए सही, आर गलत। वीरता का अनुकरण किया जा सकता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। पहला देखते में ही गलत है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। वीरता का सबसे पहला संबंध तो मनोबल से ही होता है, बाकी शारीरिक वीरता तो बाद की बात है। पहले हमको अपना मन दृढ़ करना पड़ता है। अब ये आपको प्रश्न देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको स्टैंड को सेट करने का प्रयास करती हूँ ताकि ये अच्छे से आपको दिखे। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको। चलिए मैं पर अब अच्छे से बोल के आपको सुना देती हूँ। सौंदर्य पालक धर्मों को अलंकार कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता। यह गलत है, क्योंकि रूपक और उपमा जैसे अलंकारों में तो हम कल्पना का ही सहारा लेते हैं कि राजीव नयन, भगवान राम के नेत्र कैसे हैं, राजीव नयन, कमल के समान हैं, जैसा, मानो, ये उपमा अलंकार के उदाहरण, तो इनका कल्पना से संबंध होता है। अतः पहला कथन सही, दूसरा गलत। क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है। जो अच्छा नाटक है, क्लासिक नाटक है, वो तो देश काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। पूरे विश्व में उसका एक सा ही वो अर्थ देगा, एक सा ही रस देगा, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। ये सही बात है। मिथक शास्त्र मनुष्य की मानसिक संरचना को समझने की एक भ्रामक विद्या है, गलत है, क्योंकि यह एक असत्य कथा, मिथ्या, कोरी कल्पना। यह भी गलत है। भाई कोरी कल्पना तो नहीं होती, किसी न किसी थोड़ा बहुत तो उसमें सत्य का आभास होता ही है, उसी के अनुसार मिथक विकसित होते हैं। प्रगतिशील कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया जिसमें उन्हें सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्ध छाया दिखाई पड़ी है, बिल्कुल सही बात है। प्रगतिवादी कवियों में हम इसको पढ़ चुके हैं, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं में। इसलिए इनमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन और पर्वतीय वन चित्रित हुआ। देखिए, वन और पर्वतों पे घूमने प्रगतिवादी कवि क्यों जाएंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। ग्राम्य प्रकृति का उन्होंने वर्णन किया, क्योंकि ग्राम्य प्रकृति प्रभाव डालेगी उनके मन पे। जिस प्रकार गोदान एक प्रगतिवादी का समय में लिखा हुआ है, तो उसमें देखते हैं कि बार बार प्रेमचंद हमें बताते हैं कि फागुन आ गया, अब जेठ आ गया, अब ऐसा है, ऐसी लहरें उठ, इस तरीके की प्रकृति, पत्ते आ रहे हैं नए, शीत मौसम बढ़ रहा है। तो ये प्रगतिवादी काव्यों ने ग्राम्य प्रकृति का
किया है, वन और पर्वतों में वो नहीं घूमे, तो ए सही आर गलत। नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, सही बात है। इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्री लेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है, ये गलत बात है। पितृसत्तात्मक इस समाज में नारी अपना अस्तित्व खोजना चाहती है और इसका जो विमर्श है वही नारीवाद के नाम से जाना जाता है, सही है। लेकिन पुरुषों के अस्तित्व को नहीं नकारती नारी, क्योंकि हम तो अब तक हमने पढ़ा, गोदान में भी हमने इस बात को समझा, आपका बंटी उपन्यास में भी पढ़ा कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना तो संभव ही नहीं है ना, सृष्टि ही संभव नहीं है। तो और फिर पुरुष को शुरू बचपन में पिता के रूप में, भाई के रूप में, फिर पति के रूप में, उसके बाद पुत्र के रूप में, तो पुरुष और नारी का साथ तो निश्चित है ना, तो इसको नकारते नहीं है उनके अस्तित्व को, बस उसके साथ साथ अपने अस्तित्व की भी खोज करते हैं। काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से अभिर्भूत रस आनंद का ही पर्याय होता है, सही बात है। क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद के समान कहा गया, गलत बात है। पश्चिमी शास्त्रों में नहीं कहा गया भैया, हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म आनंद के समान। मैथिली शरणगुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं, सही है, इसलिए उनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता, ये गलत बात है। भले ही वो भारतीय संस्कृति के आज्ञाता है, लेकिन आधुनिक युग के कवि और आधुनिक बोध उनके काव्यों में मिलता है, ठीक है। नारी के तो बहुत उन्होंने स्वतंत्र अस्तित्व की जो कल्पना करी है उसमें आधुनिकता ही है, पुरातन रूढ़िवादी नारी को उन्होंने अपने काव्य में प्रस्तुत नहीं किया। यशोधरा और मिला बहुत आधुनिक दृष्टि के काव्य लिखे हैं। ये मैथिली शरणगुप्त पढ़ चुके। काव्य और कला सृजन संघर्ष का फल है, सही बात है, क्योंकि सृजनशील व्यक्ति अपनी गतिशीलता के साथ साथ समय के अभावों व दबावों से जुड़ता है, यह सही बात है। बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है, इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती है, किंतु ये साध्य नहीं है, सही बात है, ये साध्य नहीं है, ये मात्र सौंदर्य वृद्धि के साधन है। क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है, कोरे बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है, सही बात है। केवल बिंब विधान करके कि वहाँ ऐसे पेड़ थे, ऐसे ये था, वो था, वो था, इससे कविता नहीं हो सकती, उसमें मूल भाव भी होना चाहिए, जमीनी हकीकत होनी चाहिए। आगे बढ़ते, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया सही है, इसलिए उस पर वर्तमान से पलायन और स्थान के गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप, सही आरोप लगा, गलत आरोप लगा भाई उस पर, हम इसको गलत मानते हैं। ऐसा लेखकों को जयशंकर प्रसाद के विषय में नहीं कहना चाहिए था। और चंद्रगुप्त वर्तमान में कोर्स में भी देखिए, इसमें कुछ सिलेबस में खास बदलाव नहीं हुआ, बस वही चीज़ें पहले प्रश्न पत्र में पूछे जाते थे, प्रश्न स्पष्ट नहीं था और उसने स्पष्ट कर दिया कि कौन कौन से नाटक पढ़ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परंपरा रूढ़ि पालन नहीं बल्कि आधुनिकता का पक्षधर है, सही बात है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है, ये गलत बात है। पर कहानी छोटे मुंह बड़ी बात कहती है, सही, किंतु लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं करती, यह गलत बात है। प्रकाशित कर सकती है। उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाव बुद्धिजीवियों को लिए स्वाभाविक है, सही बात है। मानव मूल्यों में गिरावट आई है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है, सही बात है। इसको तो हम इस समय ज्वलंत विचारधारा यही चल रही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते ही तो हमारी ये पतन की स्थिति में आज हम पहुंच गए हैं। उपभोग करो, चाहे प्रकृति है चाहे पूंजी है, अत्यधिक उपभोग करो, त्याग की भावना तो है ही नहीं, प्रकृति के लिए कुछ देने वाली बात तो है नहीं, छीनने वाली बात है। तभी तो बार बार सुनामी, कोरोना, मतलब महामारी, प्रकृति अपना संकेत दे रही है। अगर अभी भी हम लोग समझ गए तो ठीक है, बाकी तो 1 मिनट लगता है उसको प्रलय करने में। आज अच्छे से अच्छी अर्थव्यवस्था निढाल होके पड़ी है, 2 मिनट में पूरे विश्व को 1 महीने के अंदर हिला दिया प्रकृति ने। चलिए, संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, गलत बात है, क्योंकि विभाव तथा संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक और वर्धक होते हैं, तो स्थायित्व प्राप्त नहीं हो सकता, ये गलत है। लेकिन दूसरे वाला कथन पूर्णतः सत्य है। ब्रह्म कल्पना और प्रतिभा ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिक बोध का प्रमुख लक्षण माना जाता है, सही बात है। ब्रह्म कल्पना, प्रतिभा, ये सब। दूसरा, इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रवृत्ति और रसोआदन की प्रणाली पर पड़ता है, सही बात है। अब और देखते हैं कि 20 प्रश्न पूछे गए थे। रस ना तो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है और ना ही सविकल्प, क्योंकि रस की प्रतीति तो श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि इसमें सही से एकदम सबसे मैंने ही लिखा है, लेकिन जल्दबाजी में लिखा है, सही से समझ नहीं आ रहा, एक बार दोबारा देखते हैं। रस ना तो निर्विकल्पिक ज्ञान का विषय है और ना ही सविकल्प ज्ञान का, ठीक है।
अब इसकी तर्क है क्योंकि रस की प्रतीति में श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण आदि रस विशेष रूप से आभासित होते हैं, इसलिए रस निर्विकल्पिक ज्ञान का विषय नहीं है। तो ए सही, आर गलत। छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मांसल प्रेम का काव्य है, गलत, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है, यह भी गलत है। कला भी ज्ञान का एक प्रकार है और सत्य की उपलब्धि का साधन है, सही, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है, इसलिए हर महान कलाकृति सत्य से संबंधित होती है, सही। तो दोनों ही कथन सही हैं। इस प्रकार देखिए 20 और 20 40 प्रश्न हमने अभी स्थापना और तर्क वाले देख लिए इस वीडियो में। काफ़ी सारे आपके प्रश्नों की प्रैक्टिस हो रही है। आपने भी पुराने पेपर नहीं देखे हैं वो भी देख लीजिए। स्थापना और तर्क के जितने भी प्रश्न पूछे हैं इनका भी संकलन में एक जगह आपके लिए कर रही हूँ। बाकी निरंतर आप लोगों का काम चलता, आप लोगों के लिए नोट्स वगैरह का काम चल रहा है। सहयोग करते रहिए, सबसे बड़ी बात है। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए समय समय पर कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है या क्या देखना चाहते हैं आप। चलिए मिलते हैं कल में नई कक्षा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।